बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मैं आपके पहले सेगमेंट पे, क्योंकि देर से मैं आया हूँ, अरबाब चांडियो साहब के लिए मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि हाय सादगी पे मर ना जाए कोई। और आपके चैनल के लिए भी ये कहता हूँ, मतलब मीडिया कौन सा ऐसा टिकर है हमारे घरों के अंदर होने वाले लड़ाई झगड़ा के अलावा जो टीवी पे नहीं चलता। और आने वाले वक्त में तो शायद हमारे घर के अंदर जो मेरी वाइफ से लड़ाई होगी ना, वो भी टिकर आने लगेंगे, जो सूरत हाल है। घर में मैं गुजारिश ये, हर भत्ताखोर पकड़ने पे आप बयान लगाते हैं, हर टारगेट किलर पकड़ने पे आप बयान लगाते हैं, आपका रिपोर्टर वहाँ पहुँच के कवर करता है, जेलों में जाकर कोठरियों में जाके उनके इंटरव्यू होते हैं, उनको पूछा जाता है, पुलिस आपको स्टेटमेंट देती है। जहाँ तक अतीक मीर साहब ने बताया, मैं आपको बताता हूँ 2011 में 105 एफआईआर लॉन्च हुई हैं, भत्ते की एफआईआर रिकॉर्ड पे मौजूद है। 2011 में 155 एफआईआर लॉन्च हुई हैं, उनमें लिखा गया है कि कौन सी सियासी पार्टी के झंडे लिए गए। मैं ये नहीं मान सकता कि बात अरबाब चांडियो साहब को नहीं पता या आपको नहीं पता। सुनिए, मैं गुजारिश कर रहा हूँ। और आपका एक जुमला आपने कहा एमक्यूएम खामोश है। एमक्यूएम तो किसी भी सतह पर भत्ते टारगेट किलिंग के ऊपर खामोश नहीं है। ये जरूर है कि ये भत्ताखोर हैं कौन। तो आपके सामने है ना ये एफआईआर हैं, ये निकालें, इन एफआईआरों पे एक प्रोग्राम करें। अच्छा इजहार भाई, मेरे सामने आपके साथ चलता हूँ, आप मुझे बताएं, मेरे सामने नहीं। ऑफिस पे एक प्रोग्राम करते हैं, सीपीएलसी के चीफ के साथ बैठ जाते हैं, आईजी सिंध एआईजी को ले लेते हैं, उन एफआईआरों पे एक प्रोग्राम करते हैं। छोड़ें आप, मुझे भी छोड़ें, उन एफआईआरों के क्लिप्स दिखा, उनमें बताते हैं एसआईयू ने कितने लोग पकड़े, चाहे वो किस पार्टी के थे, किस पार्टी के नहीं थे। जहां तक बात एक्सटॉर्शन की, इस वक्त 700 छोटे बड़े दुकानदार भत्ता दे रहे हैं, 1.5 करोड़ डेली का भत्ता है। लेकिन जो सूरत-ए-हाल गुज़िश्ता 2 हफ्तों में है, उसमें पुलिस ने अपना एक विजिलेंट रोल अदा किया है, रेंजर्स ने भरपूर छापे मारे हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो जो भत्ताखोर या वो माफियाज, उनके पीछे जो पुष्ट बनाई करने वाले हाथ हैं, वो कमजोर हो रहे हैं। और मैं यकीनन ये क्रेडिट पीपल्स पार्टी को भी दूंगा, हुकूमत सिंध को भी दूंगा, कि जहां कहीं इन वाकयात में वो मजबूत माफिया नजर आ रहे थे, उनमें कमी वाकई। अच्छा, आप ये कह रहे कमी। मैं शर्मिला को ब्रेक के बाद फिर इस पे ज्यादा बात करती हूँ, क्योंकि ब्रेक होने वाली है। शर्मिला, ये हुकूमत सिंध आपकी है, अवामी नेशनल पार्टी की है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की है, तीनों हुकूमत में भी हैं और तीनों बेबसी का इजहार भी कर रहे हैं। किससे सवाल पूछा जाए और कौन जवाब देकर होगा? अस्मा, हम में से कोई भी बेबस नहीं है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमक्यूएम और एएनपी के अलावा यहाँ जमात इस्लामी भी है। हमारे साथ हुकूमत में फंक्शनल लीग भी है, काफ लीग भी है। इस असेंबली में कोई ऑपोजिशन लीडर ही नहीं है। सारी जमातें हो गई सब इस वक्त सिवाय एक दो जमातों के, जमात इस्लामी नहीं है। सब काबीना में साथ बैठते हैं और फैसले करते हैं लोगों की किस्मतों के, तो अच्छे बुरे में फिर अपना एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए। अभी बात करी अतीक मीर साहब ने, माजी में ये जाना नहीं चाहते, हाल का हाल बताना नहीं चाहते। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात करी है अरबाब ने कि जब भी ये इन्होंने हमें पुकारा है, सीएम साहब से लेके प्रेसिडेंट साहब से लेके हर कोई मिला है। वहाँ जो ये डिमांड करते हैं, ये चौकियाँ बढ़ा दो, ये थाने खोल दो, ये पुलिस मोबाइल दे दो, ये सिक्योरिटी दे दो, रेंजर लगा दो, हर चीज़ हम करते हैं। एक खास सेल बना दो, सीएम हाउस में हमने कंप्लेंट सेल बना दिया। भाई थोड़ी हिम्मत भी तो करो। बात ये है, क्या वो खुद असलिया उठा रहे लोगों को मारना शुरू कर नहीं, बात ये है कि भत्ता देने पे भी अगर आप मारे जा रहे हैं तो भत्ता ना देने पे भी तो मारे जा रहे हैं ना। आप कोऑपरेट तो करें, बताए तो सही। आज तक आपने किसी का नाम नहीं लिया, आज तक आपने नहीं बताया। आपको पता सब है कि कौन है आपके इलाके में अगर आके कोई भत्ता मांग रहा है तो आपको मालूम है कि कौन है। ये इतने मासूम नहीं है, हमसे ज्यादा होशियार हैं। इनको पता होता है कि जी ये यहाँ पर बैठा है भत्ताखोर, ये हमसे मांग रहा है, इसका ताल्लुक यहाँ है फलां। बताते नहीं, मुंह नहीं खोलते। देखिए, हमें इनकी अपनी जिंदगी भी तो प्यारी है, वो बता रहे हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया वो मारे गए, और ये हुकूमत का फर्ज है उनको प्रोटेक्शन देना। वो शिकायत करें या ना करें, सुन लेना अस्मा, बात ये है भत्ता, देखिए भत्ता ना देने पे अगर मारे जा रहे हैं तो भत्ता दे के भी मारे जा रहे हैं। तो हमने इनसे ये रिक्वेस्ट करी थी कि खुदारा हमें बताएं, हमारी मामनत तो करें, हम कोई फरिश्ते तो नहीं है ना, हम भी किसी न किसी लीड के ऊपर ही आगे चलेंगे ना, गिरफ्तारियां करेंगे, पकड़ेंगे। आप अगर नहीं बताएंगे, हम नहीं बता सकते, आप जाके ढूंढ लें। मगर शर्मिला एक बात है, जब एमक्यूएम एहतजाज करती है कुछ दिनों के लिए चीजें कंट्रोल होती है, या एएनपी अगर एहतजाज करती है, चेंबर ऑफ कॉमर्स से लेके ये ऑल ताजिर इत्तेहाद जितने भी हैं, जो डिमांड इन्होंने करी आज तक हमने पूरी करी, जो करी है। अच्छा, दूसरी चीज इन्होंने कहा कि जी
सियासी जमातों के लोग भत्ता देने वाले बहुत कम हो गए। देखिए आपने देखा कि कल एक यूनाइटेड नेशंस की पोलियो ड्राइव में जो वर्कर काम कर रहे थे उसके ऊपर भी वार किया मारा गया है वो डॉक्टर बेचारा। अब आप ये देखिए कि कराची की कुछ मुख्तलिफ बड़े हसास हालात हैं। इसमें सिर्फ ये ना इल्जाम लगाएं कि जी हम तीनों लोग हुकूमत के अंदर अच्छा, मैंने यही सवाल करना है। नहीं, ये इंप्रेशन ना दिया जाए कि हमारे लोग भत्ता ले रहे हैं, हमारे लोग मारे नहीं। इधर और भी बहुत सारे लोग हैं, इधर बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, ये शर्मिला जो कह रही है बहुत सारे इश्यूज ठीक है, मैं एग्री करती हूँ, मगर हुकूमत का क्या काम, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का क्या काम है, मुझे बताइए। जिम्मेदारी यकीनन इंतजामी इदारों की होती है, लेकिन कराची की जो डायनामिक्स है उसमें आपको पता है कि आप यहाँ 13 किस्म के कत्ल होते हैं, 13 किस्म के कत्ल हैं, 13 किस्म के पुलिस के डिपार्टमेंट है। एक अभी रिसेंटली बना दिया गया, और ये मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि जितने डिपार्टमेंट पुलिस के बढ़ रहे हैं उतनी वायलेंस और किलिंग्स बढ़ रही हैं। लेकिन कराची की डायनेमिक्स को समझने की जरूरत है। यहाँ अगर शिया डॉक्टर्स पे अटैक होता है, यहाँ अगर किसी तरह सेक्टेरियन होता है, तो ये सेक्टेरियन दूसरे पाकिस्तान के इलाकों में नहीं होता। यहाँ अगर लिसानियत के ऊपर कोई लड़ाई लड़ाने की कोशिश करता है ANP और MKM को, ये हैदराबाद में या ये मीरपुर खास में नहीं होती। यहाँ पे स्पेशली प्लांट किए जाते हैं दहशतगर्द, और वो दहशतगर्द वो हैं जिनको बेदरेग असला जिनके पास मगर असल सवाल तो ये है इजहार भाई के प्लांट किए जाते हैं, दंदनाते फिरते हैं, पर्चियां बांटते हैं, भत्ता लेते हैं, लोगों को मारा जाता है, लोग मरते हैं, और हमारी अमनो अमान की सूरत हाल के बावजूद हुकूमत चैन की बांसुरी बजाती है। उसको नहीं मालूम कि इस शहर में क्या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ये नहीं पता। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर कराची प्रेस क्लब से आपको खुशामदीद कहते हैं। अमन अमान की ख़राब सूरत हाल और ऐसे में इंतखाबात की बात हो रही है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि खुदा करे आने वाले इंतखाबात पुरअमन इंतखाबात हों, लेकिन उससे पहले ही अब जबकि बल्दियाती इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातें MKM बात कर रही है, उससे पहले ये सूरत हाल है, तो किसी भी तरह के इंतखाबात क्या सिंध के अंदर, कराची के अंदर हो सकेंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है जो मैं अपने मेहमानों से बहरहाल पूछूंगी, शर्मिला से खास करके। लेकिन ऑडियंस के पास चलते हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रही? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईदा दाऊद है, मैं फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक़ है। तो कराची के अमन अमान के हवाले से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तालीम जो है, तालीमी इदारों में अमन अमान जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहरहाल हमारी जो नौजवान नस्ल है उसका मुस्तकबिल उससे वाबस्ता होता है। अच्छा, हमारी जो हुकूमत है और हमारी जो पार्टियां हैं वो तालीमी इदारों पे कम से कम तवज्जो दे रही हैं और अपने सियासी जो ग्रुप्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं, जो कि बहुत ख़राब बात है। हमारी फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी का मैं आपको एक जो फैक्ट बताऊँ वो ये कि हमारे जो वाइस चांसलर डॉक्टर कैसर वो 2 यूनिवर्सिटीज़ को लुक आफ्टर करती हैं, कराची यूनिवर्सिटी और उनको ये जिम्मेदारी 6 महीने के लिए दी थी क्योंकि वो उर्दू यूनिवर्सिटी से चले गए। अब रिसेंटली ये है कि वो फेड अप हो गए कि दोनों के हालात जो हैं वो संभल नहीं पा रहे, तो इससे जो हमारे सेनेट ने जिन लोगों को सिलेक्ट किया है उसके हवाले से फाइनलाइज नहीं कर दे रहे। सियासी ये अमन अमान की सूरत हाल की वजह से वो छोड़ गए और अब ये फाइनल नहीं हो रहा है, ये मसला लेट मी कंप्लीट। तो उसमें ये हो रहा है कि दोनों यूनिवर्सिटीज़ जो है वो सफ़र कर रही हैं, तो अब कैसे साहब हमारी यूनिवर्सिटी रिज़ाइन देना चाह रहे हैं। हम ये पूछना चाह रहे हैं क्या उनके रिज़ाइन से जो सिचुएशन क्रिएट होगी, कोई भी सियासी पार्टी जो कराची के अंदर ऑपरेट कर रही है इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करेगी कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक क्याओस पैदा होगा और जो एक खिला पैदा होगा उसको किस तरह पोर्ट किया? अच्छा, मैं असल में मैक्रो लेवल पे, चूंकि ये बहुत माइक्रो लेवल पे आ जाती है लेकिन जेन्युइन मसला है, मैं मैक्रो लेवल पे भी बात करना चाहती हूँ। आपसे शुरू करती हूँ फिर जी। देखें, जहाँ तक कि यहाँ एक ताजर ने बात की कि भत्ता लिया जा रहा है, भत्ता आज नहीं लिया जा रहा। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट से पहले ये 90 में भी ताजर कहते रहे हमसे भत्ता लिया जाता रहा है। और जहाँ तक की बात है यहाँ टारगेट किलिंग की, तो
ہم زخم تو رکھتے ہیں لیکن ہم اس کی نمائش نہیں کرتے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ان 4 سالوں میں 400 سے زائدہ نوجوان لڑکے جو ہیں, ہمارے نوجوان لڑکے آج بھی اور کل بھی, ہمارے سینئر ساتھی جنہوں نے نوجوان ہیں ان کو لاشیں ہم نے اٹھائی ہیں. تو آپ اپنی حکومت سے نہیں پوچھتے؟ یہ ہے کہ ہماری حکومت اور تمام جماعتیں چاہتی ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس شہر میں ایک تیسری قوت بھی ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جب گورنمنٹ آتی ہے وہ اس شہر کو نہیں بلکہ پورے پاکستان کو اور کاروبار سیاست کو ڈی سٹیبلائز کرتی ہے. تو یہاں پہ آپ بھی تیسری قوت پہ ڈال دیں رحمان ملک صاحب کی طرح. دیکھیں ہم تیسری قوت پہ نہیں, یہ کوئی آپ کے سامنے ہیں یہ چیزیں کہ یہاں. اور ایک اور بات ہے, چند سیاسی جماعتیں یہاں فنڈز لیتی ہیں. خوش قسمتی ہے ہماری کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی قسم کی نہ اس کی فاؤنڈیشن ہے, کوئی اس کا ادارہ نہیں ہے جو فنڈ لیتا ہے. کچھ ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو یہاں کھالیں یہاں فطرے زکوٰۃ لیتی ہیں, اور رمضان جب آتا ہے تو رمضان سے پہلے ایک موومنٹ لانچ ہوتی ہے جس میں ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے. تو یہ ان جماعتوں پہ بھی ذمہ داری جاتی ہے جو سیاسی جماعتیں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ حالیہ لہر اسی چکر میں؟ جی ہاں بالکل. اچھا آپ کیا کہیں گے؟ آسمہ, میں خود ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, پاکستان تحریک انصاف ڈسٹرکٹ ولید کا صدر ہوں. تو میں حقائق کے اوپر بات کروں گا. اس وقت کراچی کے اندر 70% جو سیاسی جماعتیں ہیں, 70% ہر سیاسی جماعت کی کرمنل ونگ ہے اور یہ بتے لیتے ہیں, اس لیے کہ ہم گراس روٹ میں ہیں. آپ کی جماعت بھی ہے اس میں؟ ہماری جماعت نہیں ہے, واحد پاکستان تحریک انصاف ہے جس کے اندر کرمنل ونگ نہیں ہے. آپ نے کہا ہر سیاسی جماعت لیتی ہے. 70% ہر سیاسی جماعت, 30% ہمارا شیئر لگا لے, ہم نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جو کراچی میں جو بتا وہ سب آپ کو پتا ہے. کراچی میں بیسک جو چیز ہے, جب تک پولیس غیر سیاسی نہ ہو جائے, اس لیے کہ منظور وسان ہے وہ اپنے ایس ایچ او لگاتے ہیں. جب ان کے سیاسی جماعتوں کے کرمنل بتہ خور پکڑے جاتے ہیں تو ایک ٹیلی فون ایس ایچ او کو جاتا ہے. یہ منظور وسان صاحب کا تو کبھی ابھی تک پتہ ہی نہیں کدھر ہے. نہیں وہ تو سو گئے ہیں نا, وہ پکے سو گئے, خواب ان کو نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ ابھی الیکشن کے بعد سونامی آئے گی تو سب نے سو جانا ہے. اچھا ایک تو یہ سونامی جو ہے نا, اچھا بس بات لمبی ہو جائے گی بات. شرمیلا کیا کہیں گی آپ؟ جی میں تالیاں بجا دیں آپ لوگ. سوال تو اچھا ہے ماشاءاللہ. جی مجھے نہیں پتا کہ جی عوام مس گائیڈ ہوتی ہے. میں بڑا اتفاق کرتا ہوں, آپ کی فگر سے اتفاق نہیں کرتا پیپلز پارٹی کے, میرے پاس رپورٹس آ رہی ہیں آج تک کی کلنگز کی, پولیس کی اسٹیٹس بھی اور ہیومن رائٹس کمیشن کی بھی اور آپ کی پارٹی کی بھی میرے پاس فگر ہیں. اس وقت گاڑی میں فائل بھی پڑی ہے, میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ان کے 3 عہدیدار پیپلز پارٹی کے قتل کیے گئے اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن قوت ہے کوئی. دوسرا ان کا ایک سابق ایم این اے دن دہاڑے مارا گیا, اس کی جی آئی ٹی بھی منظر عام پہ اتفاق سے نہیں آئی. یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ ایسی جگہ پر جہاں مینڈیٹ بھی پیپلز پارٹی کا ہو یا ایم کے ایم کا ہو اور وہاں پر لوگ مارے جا رہے ہیں. تو میں آپ سے جو گزارش کر رہا ہوں, دوبارہ ٹاپک کو اس طرف لے کے جائیں, ٹاپک کو سیاسی ایکٹیویٹی سے مرج نہ کریں, ڈیرنگ پیدا کریں اپنے اندر کے کرمنلز بتہ خور ٹی وی پہ آ کے کہتے رہیں کہ ہم نے 3 لاکھ اسلحہ لیے, ہم بتے لیتے ہیں, ہم یہ ہماری پرچیاں جاتی ہیں, گولیاں جاتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے آپ اینکرز کے پاس بھی بتے کی پرچیاں اور گولیاں آئی ہیں, آپ اینکرز بھی شکار ہوئے ہیں. اور ان کون سے اینکرز, اتنے مالدار اینکرز ہوں گے جن کے پاس بستے گئے ہیں؟ ہمارے پاس تو اینکرز کو یہ مالی نہیں آتا سر کہ بھائی ہمیں ہمارا جو ہے نا کلین فیس کرو, یہ تھریڈ ہے اینکر کو, ہمارا کلین فیس کرو, ہمیں شو کرو کہ ہم بھی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں. تو یہ ایک پرابلم ہے, ایک مائنڈ سیٹ یہاں کام کر رہا ہے جو مافیاز کو پیٹرنائز بھی کرتا ہے اور ان کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے مرج کر کے انہیں ہیرو بناتا ہے. اچھا یہ تو شرمیلا آپ بھی اس پہ کچھ رسپونڈ کرنا چاہیں گی کیونکہ آپ کے ورکر ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت میں ہی 400 بندے مارے جا چکے ہیں آپ کے. اسما اس میں بالکل حقیقت ہے, اور جس طرح یہ بات کی گئی کہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے اندر ہمارے بندے مارے گئے, لیاری میں ہمارا سٹنگ آفس بیرر پریس 111 ملک محمد, اس کو شہید کیا گیا جس دن وہ پرائم منسٹر گیلانی صاحب کی ججمنٹ کے خلاف احتجاج کر رہا تھا. ایسے عناصر موجود ہیں نا. دیکھیے ہم کیا چاہیں گے کہ ہماری حکومت میں ہمارے بندے مرے, تو کیا صرف لیاری میں کیا؟ ایک سیکنڈ, نہیں میں ایگزامپل دے رہی ہوں نا, میں بات کری ساؤتھ کی تو میں آپ کو ایگزامپل دے رہی ہوں کہ ہمارا جو گڑھ ہے وہاں پر بھی ہمارے بندے مارے جا رہے ہیں. تو ایسے یہ جو بات کر رہا ہے لڑکا یہ بالکل صحیح کر رہا ہے. ایسی فورسز ہیں نا جو چاہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی بدنام ہو. آپ کو یاد ہے پچھلی جو محترمہ کی حکومت تھی اس میں چارج شیٹ میں کراچی کے حالات شامل تھے. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں, کرپشن ہوا, کراچی کے حالات, جس کے
جس کے اوپر جس کو بنیاد بنا کے حکومتوں کو ڈسمس کیا گیا. شرمیلا 5 سال سے تو آپ کی حکومت ہے, 5 سال سے یہ دہشت گردی ہے. سن لیں, نہیں 5 سال سے دہشت گردی نہیں, دہشت گردی 9/11 کے بعد سے جب جنرل مشرف نے کراچی کی جو ٹارگٹ کلنگ ہے, امن و امان کی صورتحال. اور میں ٹارگٹ کلنگ کے آپ کی طرف سے وہ جو فگرز ہیں درست کر دوں. آپ نے کہا آج کے دن میں 10 لوگ جو ہیں وہ ٹارگٹ کلنگ میں مارے گئے.